जोहार झारना, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, आज का विषय क्या है याद रखिएगा। आज का विषय है फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी और इसके साथ साथ भारत में उसका आगमन और 1600 ईस्वी में जो है भारतीय क्षेत्र में जिस प्रकार उन्होंने अपने नए फैक्ट्रियाँ बसाई, नई बस्तियाँ बसाई, इन सभी मुद्दों पर हम लोग क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, ये सारे प्रश्न ना केवल जेपीएससी, ना केवल जेएसएससी, याद रखना है कि भारत के सभी लोक सेवा आयोग के तहत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, तो सबसे पहले हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो उदय हुआ वो कौन कौन से सिद्धांतों पर आधारित था, या यूरोप में वो कौन कौन से परिवर्तन हुए तत्कालीन समय में जिसने ईस्ट इंडिया या इंग्लैंड को व्यापार करने के लिए मजबूर कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि वाणिज्यवाद के सिद्धांतों में कौन सम्मिलित नहीं था। तो वाणिज्यवाद के सिद्धांत या मर्सेंटिलिज्म के जो सिद्धांत वे 16वीं से लेकर 18वीं सदी तक जो है पूरे यूरोप में छाया रहा, और इसी यूरोप में छाने के कारण ही, चाहे वो पुर्तगाल हो, चाहे वो स्पेन हो, या चाहे हम कह सकते हैं फ्रांसीसी हो, चाहे वो डच हो, या चाहे वो ब्रिटेन हो, इन सभी ने जो है व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। और व्यापार करने के लिए इनको सबसे पहले किस चीज़ की आवश्यकता थी, तो अपने व्यापारिक मंडियों या उपनिवेशों की आवश्यकता थी। और इसके तहत ही पुर्तगाल ने पहला प्रयास किया, और इसी पहले प्रयास के तहत जो उन्होंने नए नए स्थलों का या नए नए राज्यों को खोजना प्रारंभ कर दिया। तो वाणिज्यवाद के सिद्धांत ने ही यूरोप के लोगों को जो है मजबूर किया कि वो कहाँ जाए, ना बाहर में अपने व्यापारिक मंडियों को स्थापित करे। तो ये एक वो कॉन्सेप्ट था। चलिए, तो सबसे पहले याद रखें, यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ और इन राज्यों ने जो है व्यापार की वृद्धि में सहायक भूमिका निभाई। भौगोलिक खेजों के अंतर्गत सामुद्रिक यात्राओं प्रारंभ कर दिए गए। कोलंबस ने अमेरिका की और जो है सामुद्रिक यात्रा किया, वास्को डी गामा भारत की और सामुद्रिक यात्रा पर निकल पड़े। इसी प्रकार कई लोग जो है अलग अलग सामुद्रिक यात्रा के द्वारा जो है संपूर्ण विश्व का उस जो हम कह सकते हैं कि वो जो रूट है, जो सामुद्रिक रूट है, उसका पता लगाया, जिससे कि व्यापार को सुगम बनाया जा सके और लोगों तक पहुंचा जा सके। ठीक है, चलिए, नए व्यापारिक मंडियां और उपनिवेशों की स्थापना, जैसे कि मैंने आपको कहा, और इसी उपनिवेश के तहत जो है भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश बना। समाजवाद का उदय बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। याद रखिएगा, वाणिज्यवाद ने कैपिटलिज्म थ्योरी या कैपिटलिज्म अर्थव्यवस्थाओं को जन्म दिया, और इसी कैपिटलिज्म अर्थव्यवस्था जब फेलियर हो गई बाद में, तब समाजवाद का उदय होना देखा जाता है, जिन पर जो है हम लोग धीरे धीरे जो है वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दी वेल्थ ऑफ नेशन जो है किसका पुस्तक है। देखिए, चूंकि हम लोग वाणिज्यवाद पर चर्चा कर रहे हैं, और अगर हम वेल्थ ऑफ नेशन पर चर्चा ना करें तो क्या होगी, ये बहुत गलत होगा। तो हम लोग याद रखिएगा, वेल्थ ऑफ नेशन पर चर्चा करेंगे, जो कि एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है, जिसे 1776 में प्रकाशित किया गया। इन्हें जो है कैपिटलिज्म का पितामह कहा जाता है। इन्होंने फ्री मार्केट के कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट किया था कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को जो है किस पर छोड़ देना चाहिए, संपूर्ण बाजार को जो है मार्केट के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। मार्केट संपूर्ण जो है खुद ही तय करेगी कि क्या रेट होगा, क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा। लेकिन हमने बाद में देखा कि एडम स्मिथ के ये सिद्धांत बाद में गलत नजर आए, और बहुत से ऐसे राष्ट्र हैं जो बाद में फेल्योर हो गए कैपिटलिज्म थ्योरी पर। तो जो भी हो, फिलहाल यहां पर प्रश्न ये है कि वेल्थ ऑफ नेशन, जिन्होंने एक समय तक जो है वाणिज्यवादी अर्थव्यवस्था को जन्म दिया था या कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था को जन्म दिया था, एक महत्वपूर्ण जो है क्या है ना रचना है एडम स्मिथ का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। पुर्तगाल एवं स्पेन का विलय कब हुआ, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के उत्थान में सहायक भूमिका निभाई। आखिर हम ईस्ट इंडिया कंपनी के उत्थान में पुर्तगाल और स्पेन के विलय पर क्यों चर्चा कर रहे हैं, ये जानने की आवश्यकता है। याद रखिएगा, 16वीं सदी के, अगर हम लोग 16वीं सदी के अंतिम समय की और अगर बात करें, तो उस समय जो है पुर्तगाल और स्पेन का क्या हो गया, विलय हो गया, जिसे हम कहते हैं इबेरियन संघ। और ये इबेरियन संघ कब हुआ, तो 1580 में ये विलय हुआ। जैसे ही इनका विलय हुआ, इन दोनों ने ये सोचा कि क्यों ना हम संपूर्ण इंग्लैंड को ही अपने अंदर कर ले, संपूर्ण यूनाइटेड किंगडम को अपने अंदर में लाए। और इसके लिए उन्होंने जो है एक आक्रमण किया, जिसे कहते हैं स्पेनिश आरामाडा का आक्रमण कहते हैं। और ये स्पेनिश आरामाडा का आक्रमण कब हुआ, तो 1588 अर्थात 1588 में हुआ। लेकिन याद रखिएगा, दुर्भाग्यवश उनकी ये योजना फेल हो गई, और ब्रिटेन ने स्पेनिश आरामाडा को गिरा दिया या ध्वस्त कर दिया। और इसके साथ ही ब्रिटेन का जो मनोबल है वो अब बढ़ चुका था, क्योंकि उस समय तक वो एक
एकमात्र एक छोटे राज्य के रूप पर स्थिर था, और जैसे ही स्पेन और पुर्तगाल के सम्मिलित संघ को उसने हरा दिया तो उसने जो है इसके साथ साथ उनके जो आरामडा है उन पर कब्जा कर लिया। तो उन्हें जो है ईस्ट इंडिया के जो रूट्स हैं वो उनको अब रास्ता मिलना प्रारंभ हो गया, और उन्हें लगा कि चूंकि अब हम जो है एक शक्तिशाली पावर के तौर पर उभरे हैं तो हमें भी व्यापार करना चाहिए ईस्ट इंडिया की तरफ, जिस प्रकार पुर्तगाल के द्वारा या डचों के द्वारा यह व्यापार किया जा रहा था। तो इसने एक उदय में सहायक भूमिका निभाई। हम कह सकते हैं कि उन्होंने इस मनोबल को इतना ऊंचा कर दिया इंग्लैंड को कि वो एक क्या हो गया ना, विश्व का सबसे बड़ा वर्ल्ड पावर के तौर पर उभरना प्रारंभ कर दिया। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, कॉन्सेप्ट बनाने में हमें सहायक भूमिका निभाएगी, किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय हुआ या किन किन कारकों ने उनके उदय में सहायक भूमिका निभाई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न कारकों में से किसका संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से है? किसका संबंध है? इटली का भारत के व्यापार नियंत्रण में ढीलापन, स्पेन के अरामडा पर ब्रिटिश विजय, 16वीं सदी में वाणिज्यवाद का उदय, या उपरोक्त सभी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इटली के जो राज्य थे या इटली के जो नेशंस थे वो डायरेक्ट भारत के साथ व्यापार करते थे, भारत के पश्चिम तटों के साथ उनका व्यापार होता था। लेकिन 1453 में आपने देखा कि कुस्तुनुतिया साम्राज्य जो है घेरने के बाद तुर्की के क्षेत्रों पर अधिकार हो जाने के बाद ये बंद हो गया व्यापार, और जैसे ही बंद हो गया इटली का भारत के साथ व्यापार टूट गया। और जैसे ही ये व्यापार टूट गया तो इंग्लैंड में क्या हो गया, इंग्लैंड के साथ साथ हम कह सकते हैं संपूर्ण जो है ये वेस्टर्न क्षेत्र है, यहाँ जो है व्यापारिक मालों की मांग जो है कमी पड़ने लगी। तो उन्हें जो है नए क्षेत्र खोजने के लिए प्रेरित करना प्रारंभ कर दिया। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि स्पेनिश अरामडा पर जो है उन्होंने विजय प्राप्त किया, और विजय प्राप्त करने के बाद वो एक महाशक्ति के रूप में धीरे धीरे उभरने लगा। और 16वीं सदी में वाणिज्यवाद का उदय, इन सभी कारणों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के उदय में जो है क्या किया ना, सहायक भूमिका निभाया, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कदम बढ़ाए। कहां ना, पूर्व की ओर व्यापार करने के लिए अपने कदम को उन्हें बढ़ाना पड़ा। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड में किसका शासन था? हेनरी VII, हेनरी VIII, एडवर्ड VI या एलिजाबेथ प्रथम? तो इसका उत्तर याद रखिएगा एलिजाबेथ प्रथम, जो कि याद रखना है आप सभी को कि एलिजाबेथ प्रथम जो है हाउस ऑफ ट्यूडोर अर्थात ट्यूडोर वंश से जुड़े हुए हैं एलिजाबेथ प्रथम। और ट्यूडोर वंश का जो शासन था वो लगभग जो है याद रखना है कि 1485 से लेकर जो है 1603 तक अर्थात एलिजाबेथ प्रथम के काल तक चला, और इसी वंश के समय काल के दौरान ही ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। और एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा 1599 से ही क्या गया, ये परमिशन देना प्रारंभ हो गया था, जो 1600 में बनकर तैयार हो गया, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिल चुका था। याद रखिएगा हाउस ऑफ ट्यूडोर वो शाही वंश है या ट्यूडोर शाही वंश है, जो इंग्लैंड या हम कह सकते हैं इंग्लैंड में एक राजघराना है। और इस पर प्रश्न पूछा जाता है जेपीएससी में कि ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड में कौन सा जो है शाही वंश था? तो हाउस ऑफ ट्यूडोर, जो हेनरी VII से शुरू होता है और एलिजाबेथ प्रथम में जाकर के समाप्त हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते देखते कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न ब्रिटिशर्स में से कौन प्रथम बार इंडोनेशिया के द्वीपों तक पहुंच गया? सवाल यहां पर यह है कि इंडोनेशिया के आसपास के द्वीपों तक अर्थात मलाकू द्वीप, जो उस समय बहुत ही फेमस थे, जिसे स्पाइस आइलैंड के तौर पर जाना जाता था, जिस पर पोर्तुगीजों का कभी राज था, कभी डचों का था, और अब जो है किसका होने जा रहा था? तो अब ब्रिटिशर्स का होने जा रहा था। तो कौन पहुंचे थे पहली बार? तो याद रखिएगा ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है स्पेनिश आरामडा के जीतने से पूर्व ही एक प्रयास किया गया था, और वो प्रयास किसके अधीन किया गया था? तो फ्रांसिस ड्रेक के अधीन किया गया था। फ्रांसिस ड्रेक ने वही रास्ता अपनाया जो मैगलेन ने अपने सामुद्रिक यात्रा में अपनाया था, और वो भी कहां पहुंच गए थे? तो वो भी फिलीपीन द्वीप समूह में पहुंच गए थे, जहां उनकी हत्या हो जाती है। लेकिन फ्रांसिस ड्रेक वहां से व्यापार करने में वहां तक पहुंचने में जो है सफल हो जाते हैं, और वो पुनः जो है इंग्लैंड भी वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार 1577 से याद रखना है, और 1580 के मध्य फ्रांसिस ड्रेक के द्वारा जो है एक सामुद्रिक यात्रा किया गया था। यात्रा नहीं कहेंगे हम इसे, हम ये कहेंगे कि उन्होंने पोर्तुगीज साम्राज्य पर जो है आक्रमण करने की योजना बनाई थी, और इस आक्रमण के तहत वो अचानक कहां पहुंच गए? तो इंडोनेशिया पहुंच गए, और उनको स्पाइस आइलैंड मलाकू दिख गया, और इस प्रकार जो है पूर्व की ओर पहला जो है प्रवेश हो गया किसका? ब्रिटेन का।
का वो वापस आते हैं और वापस आने के बाद जो है अपनी जो यात्रा है उसे किसके साथ शेयर करते हैं, तो इसे इंग्लैंड के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर हम लोग बात करेंगे कोलंबस को, तो कोलंबस ने 1493 में अमेरिका को खोजा था। मैगलन के बारे में जैसे कि मैंने कहा कि मैगलन ने 1519 में याद रखिएगा विश्व भ्रमण पर निकला था और 1521 में जाकर के फिलीपीन द्वीप समूह में उसकी हत्या हो जाती है। ठीक है, उसके बाद वास्को डी गामा आप सभी को पता है 1498 में, और फ्रांसिस ड्रेक जैसे कि मैंने आपको कहा 1570 से लेकर 1580 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रयास हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था, तो बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था बोलने की आवश्यकता नहीं है, 31 दिसंबर 1599 में ये शुरू हुआ। मुख्य रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग कौन से कंपनी के तौर पर जानते हैं, तो लेवॉन कंपनी के तौर पर, लेवांट कंपनी के तौर पर हम इसे जानते हैं। और इस कंपनी में जो है 24 डायरेक्टर थे, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर थे। इन सभी के द्वारा जो है 31 दिसंबर 1600 को जो है एलिजाबेथ प्रथम से रॉयल चार्टर के माध्यम से कंपनी बनाई जाती है और उन्हें जो है केप ऑफ गुड होप से लेकर पूर्व की ओर जो है उन्हें ट्रेडिंग करने का क्या मिल जाता है, तो उन्हें अधिकार मिल जाता है। तो इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ, तो बिल्कुल जैसे कि आप सभी को ज्ञात है 31 दिसंबर जो है 1600 को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ, जिसे हम लोग लेवांट कंपनी भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कब था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गठन हो गया तो साथ में 24 डायरेक्टर का गठन किया गया, प्रोप्राइटर्स का गठन किया गया, और इसके साथ याद रखिएगा थॉमस स्मिथ को क्या बना दिया गया, थॉमस स्मिथ को जो है प्रथम गवर्नर के तौर पर स्थापित कर दिया गया। इनमें और भी कई सदस्य थे या प्रोप्राइटर थे, जिनमें जेम्स लॉन्चेस्टर भी जो है इनके क्या थे, जो है एक डायरेक्टर थे। इसके अलावा जो मेयर के लंदन के जो मेयर थे वो भी थे, और भी जॉन ब्रदर्स थे। ये सभी क्या थे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी में उन्होंने जो है सहायक भूमिका निभाया था, या उनके द्वारा ही ईस्ट इंडिया कंपनी जो है निर्मित जो है किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में किसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत की ओर प्रथम सामुद्रिक यात्रा प्रारंभ किया गया। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का जब फॉर्मेशन हो गया 1600 में, और उसके बाद जो सामुद्रिक यात्रा प्रारंभ किया गया वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी ऑफिशियल जो सामुद्रिक यात्रा वो किसके अधीन जो है कमांड करके शुरू किया गया। तो याद रखिएगा जेम्स लॉन्चेस्टर के द्वारा यह शुरू कर दिया गया था। कब, 1601 में जो है फरवरी महीने में इसे प्रारंभ कर दिया गया। और उन्होंने जो है रेड ड्रैगन, आपने सुना था कि रेड ड्रैगन जो है भारत में आने वाला पहला ब्रिटिश शिप था। तो रेड ड्रैगन के साथ 5 और जो है जलवाहन आए थे, जहाज आए थे हम कह सकते हैं। रेड ड्रैगन था, हेक्टर था, एशेंशियन था, सुशांत था, और कौन थे, गेस्ट नाम थे। 5 जहाज जो है साथ में आए थे, और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया था, जेम्स लॉन्चेस्टर के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। ठीक है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की ऑफिशियल जो सामुद्रिक यात्रा शुरू हो रही है वो भारत की और ईस्ट इंडिया की और वो कब से शुरू हुआ, तो 1601 में शुरू हुआ। और इसमें जिस जहाज का इस्तेमाल किया गया उसे क्या कहते हैं हम लोग, रेड ड्रैगन कहते हैं, जिन्होंने कई यात्राएं जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से प्रथम ब्रिटिश जिसका भारत आगमन हुआ। अब सवाल ये कि प्रथम ब्रिटिश कौन थे जो भारत आगमन आए थे, तो क्या ये रॉल्फ फिंच है, जॉन मिल्टन हॉल है, थॉमस स्टीफेंसन है, या कैप्टन हॉकिंस है, तो क्या होगा। याद रखिएगा पुर्तगाल भारत में, अर्थात पुर्तगालियों का जब भारत में शासन था उस समय थॉमस स्टीफेंसन जो कि जेसुइट के तौर पर आए थे, पुर्तगाली जहाज में बैठ करके ये आए थे। और 1579 याद रखिएगा ये समय काल था 1579। आप सभी को याद होगा कि अकबर के दरबार में जेसुइटों का आगमन हुआ था। दो जेसुइटों में थॉमस स्टीफेंसन क्या थे ना, वो एक इंग्लिश थे, अर्थात ब्रिटिशर्स थे या इंग्लिशमैन थे जो जेसुइट थे, और वो पहली बार कहाँ पहुंचते ना, भारत पहुंचते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा थॉमस स्टीफेंसन, इसका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। निम्न में से प्रथम ब्रिटिश व्यापारी जो अकबर के दरबार में पहुंचा था। अब सवाल, वो तो जेसुइट थे जो कि थॉमस स्टीफेंसन पहुंचे था, प्रश्न ये कि अकबर के दरबार में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था जो अकबर के दरबार में पहुंचा था, जेम्स लॉन्चेस्टर, जॉन मिल्टन हॉल, रॉल्फ फिंच, या कैप्टन हॉकिंस। तो इसका उत्तर क्या होगा, याद रखिएगा इसका उत्तर होगा रॉल्फ फिंच, इसका उत्तर होगा। ठीक है, रॉल्फ फिंच के द्वारा
रॉल्फ फिंच कब पहुंचे? ध्यान में रखिएगा, रॉल्फ फिंच और जॉन न्यूबेरी ये दो व्यक्ति थे। इनके द्वारा 1583 में जो है मेसोपोटामिया बगदाद या फारस की खाड़ी तक जो है ये पहुंचे थे। कि वहीं से इसे जो है अरेस्ट कर लिया जाता है, ओरमुज की खाड़ी से पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पे लाया जाता है। गोवा अर्थात पुर्तगालियों के डायरेक्टर उसके पास गोवा लाया जाता है, जहां इन्हें जेल में बंदी कर लिया जाता है। लेकिन किसी तरह ये 1585 में वहां से भाग खड़े होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, भागने के बाद ये जो है अकबर के दरबार में पहुंचे थे। ऐसा माना जाता है कि वो अकबर के दरबार में आए थे और इन्होंने कई क्षेत्रों का भ्रमण किया था। बनारस, पटना क्षेत्रों का भ्रमण करते वो कहाँ पहुंच गए? लंदन पहुंच गए। कब? ना 1591। इनके यात्रा वृत्तांत से ही 1599 में याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्मेशन में बहुत सहायक भूमिका निभाई थी कि वो कहाँ कहाँ गए थे, किस तरह से रूट है। चूंकि ये एक तरह से समझ जाइए कि ये ब्रिटिशर्स के तौर पर ही ब्रिटिशर्स के ही क्या थे, एक भाग के तौर पर इन्हें भेजा गया था, लेकिन ये अरेस्ट हो जाते हैं और गिरफ्तार होने के बाद इस तरह की घटनाएं पहुंचती हैं और वो अकबर के दरबार में भी आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में प्रथम ब्रिटिश व्यापारी जो स्थल यात्रा के माध्यम से अकबर के दरबार में पहुंचे थे। तो चलिए, अकबर के दरबार में आपने देखा कि रॉल्फ फिंच जो कि सामुद्रिक यात्रा के तौर पर ही आए थे और फिर वो जो है घूमते फिरते कहां पहुंच जाते हैं? अकबर के दरबार में वो पहुंचते हैं। लेकिन जॉन मिल्डनहल, याद रखना है, जॉन मिल्डनहल वास्तविक तौर पर कहने के स्थल व्यापारी थे, अर्थात उन्होंने जो है संपूर्ण व्यापार जो है स्थल जो है पश्चिम से शुरू किया और पश्चिम से शुरू करते हुए कुस्तुनुतुनिया से होकर के वो कहां पहुंचे? 1603 में जो स्थल क्षेत्र से होकर लाहौर पहुंच गए और अकबर के दरबार में पहुंच गए। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये कोई ब्रिटिश का ऑफिशियल जो है ये रॉयल जो है फ्लीट जो व्यापारी नहीं था या इनके पास कोई सूचना नहीं था। ठीक है, लेकिन हम ये पढ़ने का प्रयास करेंगे कि जॉन मिल्डनहल पहला व्यापारी था जिन्होंने ये प्रयास किया था। वो कहां पहुंचे थे? तो अकबर के दरबार में वो पहुंचे थे। कब? 1603 में, आफ्टर रॉल्फ फिंच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर, देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का सूरत आगमन निम्न में से किसके साथ संबंधित है? अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का तो आगमन हो ही गया। सूरत आगमन कब हुआ? तो 1608 में सूरत आगमन हुआ, लैंडिंग हो गया सूरत पर। तो ये रेड ड्रैगन का प्रथम जल यात्रा था, रेड ड्रैगन के द्वितीय जल यात्रा था, तृतीय जल यात्रा था या चौथी जल यात्रा थी? याद रखिएगा, रेड ड्रैगन वो जहाज है जो जेम लैनचेस्टर के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वॉयजेस थे, सामुद्रिक यात्राएं थे ईस्ट इंडिया की ओर, वो शुरू किया गया था। जैसे कि मैंने आपको पूर्व में कहा, ये 1601 में शुरू हो जाता है। प्रथम जो रेड ड्रैगन यात्रा है वो 1603 में जाकर के समाप्त हो जाता है। दूसरी यात्रा उनके बाद 1604 में शुरू होता है, 1605 में समाप्त हो जाता है। तीसरी जो जल यात्रा है वो 1607 में शुरू होता है और 1610 में। तो इसका उत्तर क्या होगा? 1607 से लेकर 1610 रेड ड्रैगन जो कि तीसरी जल यात्रा है। इसी तीसरी जल यात्रा में ही हेक्टर की जो कमांडिंग थे वो किसके पास था? तो विलियम हॉकिंस के पास इसका कमांडिंग था। और विलियम हॉकिंस जो है माना जाता है कि वो कहां पहुंचे थे? मुगल दरबार में वो पहुंचे थे, अकबर के जहांगीर के दरबार में वो पहुंचे थे हॉकिंस। ठीक है, तो 1608 में जैसे लैंडिंग होता है वो रेड ड्रैगन का तीसरा जल यात्रा था। इस समय विलियम नीलिंग के द्वारा जो है, याद रखिएगा, कमांड किया जा रहा था किसको? रेड ड्रैगन को। और हेक्टर को कमांड कौन कर रहा था? तो विलियम हॉकिंस कमांड कर रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार भारत में सूरत में जो है आगमन हो चुका किसका? ब्रिटिशर्स का। आपने देखा कि वाणिज्यवाद से हमने इसे कॉन्सेप्ट को पकड़ा और किस प्रकार धीरे धीरे कैसे किस प्रकार के व्यापारी जो है अकबर के दरबार में पहुंचे, कैसे समुद्रिक यात्रा किया, कैसे सामुद्रिक यात्रा शुरू की गई। और अब हम रेड ड्रैगन का वो कौन सा वॉयजेस था जिसके तहत उन्होंने लैंडिंग भी कर डाली। कब? न सूरत में, तो 24, जैसे कि मैंने आपको बताया 24 अगस्त 1608 को सूरत में लैंडिंग हो गया। विलियम हॉकिंस कहां पहुंच गए अगले वर्ष? तो अगले वर्ष वो जो है कहां पहुंच गए ना? जहांगीर के दरबार में पहुंच गए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर, देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सवाली का युद्ध का परिणाम क्या था? सवाली का युद्ध जो कि चौथी जल यात्रा से, रेड ड्रैगन की चौथी जल यात्रा से संबंधित है। याद रखिएगा, सवाली के युद्ध के साथ क्या परिणाम निकल करके बाहर आ जाता है? सूरत में जैसे ही लैंडिंग होता है विलियम हॉकिंस को किसी प्रकार का कोई परमिशन नहीं दिया जाता है जहांगीर के द्वारा, और वो आज कहा जाता है कि उनका विवाह हो जाता है मुगल दरबार में एक अर्मेनियन के साथ, वो रिटर्न आ जाते हैं। इसके बाद जो है चौथी जो रेड ड्रैगन की योजना है, रेड ड्रैगन का जो सामुद्रिक जल यात्रा होता है उसमें वो प्रयास किया जाता है। इसी क्रम में सवाली का युद्ध होता है। सूरत के निकट ही एक क्षेत्र है
वहाँ पुर्तगालियों का साथ युद्ध होता है और इस युद्ध में अंग्रेज अर्थात ब्रिटिशर्स विजय होते हैं। जैसे ही ब्रिटिशर्स विजय हो जाते हैं, ध्यान में रखिएगा, जैसे ही ब्रिटिशर्स विजय हो जाते हैं, शाहजहां और वहाँ के जो गुजरात के गवर्नर थे, अब उनका जो दिमाग है वो पुर्तगालियों से हटकर कहाँ पहुँच जाता है, तो वो ब्रिटिशर्स के पास पहुँच जाता है। और साथ में जहांगीर का भी दिमाग कहाँ घूम करके आ जाता है ना, ब्रिटिशर्स के पास आ जाता है। चूंकि गुजरात का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में याद रखिएगा, आपको याद होगा कि यहाँ मक्का और मदीना, मक्का के क्षेत्रों में जाने के लिए जो लोग आते थे उन्हें लूट लिया जाता था। अकबर के द्वारा भी एक लंबी यात्रा करके जो है यहाँ पहुँचा गया था और यहाँ के बहादुर शाह को हराया गया था। और याद, इस प्रथम बार अकबर ने यहीं पर जो है समुद्र देखा था और पुर्तगालियों से उनका भेंट हुआ था। तो यहीं पर इस क्षेत्र पर पुर्तगालियों का कमांड था, वो मक्का जाने के लिए लोगों को रोकते थे। तो अब क्या हो गया, ब्रिटिशर्स ने उनके जो शक्ति है गुजरात के सूरत तट पर, उसे वो उन्होंने स्वाली के युद्ध में परास्त कर दिया। और जैसे ही परास्त कर दिया तो अब जहांगीर का दिमाग किधर घूम गया ना, ब्रिटिशर्स की ओर घूम गया। वो समझने लगे कि पुर्तगालियों को हराने के लिए भी कोई पावर है विश्व में। तो इस प्रकार फायदा किसे हुआ, फायदा हुआ अंग्रेजों को कि वो सूरत में लैंडिंग तो कर पाए थे, फैक्ट्री स्थापित नहीं कर पाए थे 1608 में। और अब 1612 में जैसे उन्होंने जो है जीत लिया स्वाली का युद्ध, तो 1613 में क्या हो गया, सूरत में फैक्ट्री स्थापित हो गई, परमानेंट फैक्ट्री स्थापित हो गई। ठीक है, तो ये सारी कहानियों का सार ये निकल करके आ रहा है। चलिए, तो क्या होगा इसका उत्तर, उपरोक्त सभी, ये इसका उत्तर होगा। पुर्तगालियों पर ब्रिटिश विजय, सूरत में ब्रिटिश फैक्ट्री स्थापित हो गई और सर टॉमस रो को क्या हो गया, व्यापार का अधिकार भी प्राप्त हो गया। हम सर टॉमस रो के बारे में संपूर्ण बातें करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इसी का प्रभाव था, अर्थात स्वाली का युद्ध का परिणाम था कि ब्रिटिशर्स की ओर जहांगीर का दिमाग गया और जहांगीर के दरबार में जो है सर टॉमस रो का आगमन हुआ और सर टॉमस रो को भी विशेष अधिकार दिए गए जहांगीर के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रथम फैक्ट्री जो है कहां स्थापित कर दी गई, तो सूरत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित हो नहीं पाई 1608 में, 1613 के आसपास सूरत में स्थापित कर पाए। उससे पूर्व उन्होंने साउथ में जो है मुसलीपट्टम में जो है क्या कर लिया ना, अपना एक फैक्ट्री स्थापित कर डाला 1611 में। 1613 में उन्होंने सूरत में पहली फैक्ट्री बनाई और इस प्रकार उन्होंने जो है अपनी फैक्ट्री की शुरुआत कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। सर थॉमस रो और मुगल राजकुमार परवेज के मध्य किस स्थान पर मिला, सूरत, बुरहानपुर, अजमेर या आगरा। तो जैसे ही 1614 में याद रखिएगा उन्होंने अपना शुरुआत किया किसके द्वारा, सर थॉमस रो ब्रिटेन से चले। 1614 में जब वो यहाँ 1615 में वो यहाँ पहुँच जाते हैं और 1615 में यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले उनका मुलाकात होता है मुगल राजकुमार परवेज के साथ। उनका मुलाकात होता है बुरहानपुर में। बुरहानपुर में मुलाकात होने के बाद अजमेर में वो किससे मिलते हैं, तो जहांगीर में मिलते हैं। जहांगीर का दरबार अलग अलग क्षेत्रों में लगता था, तो अजमेर में जाकर के पहली मुलाकात होती है किसके साथ, सर टॉमस रो और जहांगीर का। ठीक है, तो इस प्रकार सर टॉमस रो का भेंट जो है 1616 में होता है, जनवरी 1616 में जो है जहांगीर के साथ उसका भेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। सर थॉमस रो जहांगीर से कब मिला, जैसे कि मैंने आपको कहा 1614 में वो शुरू किया ब्रिटिश से, 1615 में इंग्लैंड पहुंचा, इंडिया पहुंचा और 1616, तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, हम बात करेंगे कि एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, तो 1616 जनवरी 1616 में वो किससे मिला, जहांगीर से मिला और 1619 तक वो रहे। उसके बाद उन्हें एक क्या मिला, विशेषाधिकार मिला कि मुगल जो प्रोविंस है उस मुगल प्रोविंस में वो क्या स्थापित कर सकते हैं ना, ब्रिटिश फैक्ट्री स्थापित कर सकते हैं। इसी के तहत जो है ब्रिटिश फैक्ट्री बॉम्बे या अन्य, इसी के तहत हम कह सकते हैं पूर्व की ओर बालासोर में पहली बार 1633 में याद रखिएगा प्रथम ब्रिटिश फैक्ट्री स्थापित कर दी गई, बालासोर अर्थात उड़ीसा के क्षेत्र में पूर्व की ओर। तो कई फैक्ट्रियां स्थापित हो गई। सर थॉमस रो का जो कि जेम्स वन का क्या था ना, एक हम कह सकते हैं कि दूत था और ब्रिटिश साम्राज्य का प्रथम दूत नियुक्त किया गया था उन्हें, और उन्हें भेजा गया था जहांगीर के दरबार में फरमान के लिए या परमिशन के लिए कि जिससे वो व्यापार कर पाए। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार धीरे धीरे जो है वृद्धि होने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दक्षिण भारत में ब्रिटिश बस्तियां जो है दूसरी जो ब्रिटिश बस्तियां कब बसाई गई, सूरत, मुसलीपट्टम, मद्रास या आर्मागांव। तो इसका उत्तर याद रखिएगा आर्मागांव। आर्मागांव जो है ब्रिटिशर्स की दूसरी क्या थी ना, दूसरी ध्यान में रखिएगा
देखिएगा दूसरी महत्वपूर्ण बस्ती थी, यहाँ से जो है सॉल्ट के लिए बहुत ही फेमस था। और यहाँ से क्या होता था, ये याद रखना है कि ये दूसरी सबसे बड़ी बस्ती थी किसके, तो ब्रिटिशर्स के। और ये 1626, ध्यान में रखिएगा 1626 में यहाँ पर क्या बसाया गया था, बस्ती बसाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मद्रास में कब फैक्ट्री स्थापित की गई, 1615, 1623, 1633, 1639। तो इसका उत्तर बिल्कुल कब होगा, 1639। 1615 में आपने देखा कि सर थॉमस रॉ को परमिशन मिला कि मुगल क्षेत्र में वो क्या करेंगे, बस्ती बसाएंगे। 1623 में उन्होंने और कई युद्ध किए और कई युद्ध के बाद कई क्षेत्र में उन्होंने क्या बताया, अपने बस्तियां बसाई। 1633 वो कहाँ पहुंच गए, पूर्व की ओर बालासोर पहुंच गए। और 1639 में वो कहाँ पहुंच गए, मद्रास पहुंच गए। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखेंगे कि मद्रास की कुछ कहानियों पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि किस प्रकार मद्रास पे उन्होंने जो है अपनी शक्तियों को स्थापित किया। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते देखते कि निम्न में से कौन मद्रास के संस्थापक माने जाते हैं, वेंकटराय III, वेंकटप्पा नायक, आयप्पा नायक या फ्रांसिस डे। तो याद रखिएगा फ्रांसिस डे जो है वो क्या माने जाते हैं ना, इसके संस्थापक माने जाते हैं। अर्थात फ्रांसिस डे और उनके मित्र थे एंड्रू कैगोन, इन दोनों के द्वारा वेंकटराया से ही क्या किया गया ना, चंद्रगिरी में एक समझौता, एक लैंड को खरीदा गया। और आयप्पा नायक ने इस क्षेत्र को चुनने में जो है सहायता किया। अर्थात मद्रास के क्षेत्र जहां पर सेंट फोर्ट जॉर्ज स्थापित है उसे चुनने में क्या किया गया ना, सहायता पहुंचाया गया। किसके द्वारा, तो आयप्पा नायक के द्वारा। और इनके माध्यम से ही फ्रांसिस डे ने मद्रास को खरीदा। किससे, वेंकटराया III से खरीदा, जो कि चंद्रगिरी के क्या थे, शासक थे। और इस प्रकार जो है मद्रास किसके अंतर्गत आ गए, तो मद्रास जो है याद रखना है कि ब्रिटिशर्स के जो है एक बस्ती के रूप में या एक फैक्ट्री के रूप में वहां स्थापना होना प्रारंभ हो गया। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्या है, निम्न ब्रिटिश काल के दौरान निम्न किसके द्वारा प्रथम बार मद्रास में प्रशासनिक सुधार किया गया। मद्रास की स्थापना हो गई। मद्रास में एजेंट सर जॉर्ज जो सेंट फोर्ट जॉर्ज जो है एजेंट की नियुक्ति भी कर दी गई। और इस एजेंट की नियुक्ति कर देने के बाद मद्रास में जो है प्रशासनिक परिवर्तन किए गए। तो पहला प्रशासनिक परिवर्तन जो कि सबसे ज्यादा जाने जाते हैं वो स्टर्निसम मास्टर के द्वारा। और याद रखिएगा कहा जाता है 1680 में इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। और कहा जाता है कि अंग्रेजी इतिहास में यह पहला विरोध है सती प्रथा के विरोध में, याद रखना है। और इसके साथ साथ तत्कालीन समय में मद्रास में जो ऑफिशियल लैंग्वेज थे वो पुर्तगाली थे, तमिल थे, मलयालम थे। इन्होंने इन सभी को रिप्लेस कर दिया और इंग्लिश को जो है क्या बना दिया ना, ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। तो ये जो सर स्टेनिसम मास्टर है इनके द्वारा कई सुधार किए गए, जो कि सर याद रखना है कि सेंट फोर्ट जॉर्ज के क्या थे ना, एजेंट थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्या है, सेंट फोर्ट जॉर्ज की स्थापना कब किया गया, 1637, 1639, 1641, 1644। तो इसका उत्तर होगा 1649। 1637 में फ्रांसिस डे कहां पर पहुंचे, मद्रास में पहुंचे। 1639 में उन्होंने जो है उस क्षेत्र को खरीद लिया। 1641 में यहां शुरू और 1644 तक ये संपूर्णतः कंप्लीट हो गया। तो इसका उत्तर होगा कि 1641 में ये क्या बना था ना, सेंट फोर्ट जॉर्ज बन चुका था। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। सेंट फोर्ट जॉर्ज का प्रथम क्या था ना, प्रेस एजेंट कौन था, प्रथम एजेंट। जैसे कि मैंने कहा कि सेंट फोर्ट जॉर्ज जब बना और उसके बाद यहां एजेंट बनाया गया। और इस एजेंट का जो प्रथम एजेंट था वो कौन था, एंड्रू क्रॉगन, फ्रांसिस डे, स्टर्निसम मास्टर या विलियम गायफोर्ड। तो इसका उत्तर याद रखिएगा एंड्रू क्रॉगन और फ्रांसिस डे, इन लगातार जो है ये दोनों मित्र थे। एंड्रू क्रॉगन को सेंट फोर्ट जॉर्ज का प्रथम एजेंट बनाएगा और उसके बाद फिर फ्रांसिस डे बने। इन एजेंटों में स्टर्निसम मास्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंट माने जाते हैं, जिनके द्वारा मद्रास के क्षेत्र में कई जो है प्रशासनिक परिवर्तन किए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट प्रश्न। मद्रास प्रेसिडेंसी का निर्माण कब किया गया। अब सवाल है कि मद्रास प्रेसिडेंसी का निर्माण कब किया गया। मद्रास 1652 में, 1681 में, 1684 में या 1785 में। याद रखिएगा मद्रास प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया था 1684 में। 1652 से ही ये जो है प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन उसे 1655 में जो है पुनः बंद कर दिया गया था। ये एरोन बैकर के समय में हुआ था, जो कि 1652 से लेकर 1655 तक उस समय जो बने सेंट फोर्ट जॉर्ज को एक्चुअल में
प्रेसिडेंसी बनाया गया था, लेकिन वहाँ भारी विरोध हुआ, तो सेंट फोर्ट जॉर्ज की जो प्रेसिडेंसी उसे समाप्त कर दिया गया। बाद में 1684 तक ये कंटिन्यू रहा और 1684 में इसे जो है प्रेसिडेंसी में बदल दिया गया। 1785 तक जो है यहाँ पर क्या रहा, यथास्थिति रही, जब तक कि पीट इंडिया एक्ट बनकर ना आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते देखते हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी का प्रथम गवर्नर कौन था? फ्रांसिस डे, स्टेनियम मास्टर, विलियम गायफोर्ड या एलियू याले? याद रखिएगा, मद्रास प्रेसिडेंसी 1684 को बना और 1684 में एलियू याले को क्या बनाया गया, एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर स्थापित कर दिया गया। तो याद रखना है कि आज हम लोग कहाँ तक पहुँचे। आज हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के पीछे जो यूरोप में उदित हुए वाणिज्यवाद के सिद्धांत, किस प्रकार स्पेन और पुर्तगाल की एरामेडा पर ब्रिटिश विजय, इसके साथ साथ जो है इटली के जो नेशन राष्ट्र है, उन सभी मुद्दों पर हमने जो है एक शॉर्ट चर्चा करने का प्रयास किया। किस प्रकार शाही वंशों के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में सहायक भूमिका निभाई गई। तो ये सारे विषयों का चर्चा करने का प्रयास किया गया। आई होप कि ये क्लास आप सभी को अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो हमें लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।